नमस्कार, स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। सबसे पहले एक अहम खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश यात्रा पर हैं, अलग अलग संभागों में जा रहे हैं और इस वक्त वे बस्तर में हैं। दूसरा फेज इसका शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री 3 दिनों के बस्तर दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री बीजापुर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों पर सबसे अधिक जोर दिया है। सबसे पहले कुटरू में मुख्यमंत्री ने जनता से भेंट मुलाकात की, जिसके बाद सीएम ने सरकारी बैंक खोलने और हाई स्कूल के नए भवन की स्वीकृति दी। आवापल्ली पहुंचे, जहां भेंट मुलाकात के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की। आवापल्ली में नया रेस्ट हाउस बनेगा, मुरकीनार हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील किया जाएगा, मिनी स्टेडियम, नया धान खरीदी केंद्र बनाने समेत अन्य घोषणाएं भी मुख्यमंत्री ने की। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजापुर से। एक तरफ विकास कार्यों की सौगात, दूसरी तरफ लोगों से मेल मुलाकात, उनकी शिकायतें दूर करना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आवापल्ली, कामेड़ और बासागुड़ा, तो अभी तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसे अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हाई स्कूल मुरकीनार को वहाँ हाई स्कूल तक उसका हायर सेकेंडरी उसका उन्नयन करने की भी घोषणा करता हूँ। माध्यमिक शाला मोदकपाल को हाई स्कूल मोदकपाल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। पहले मिडिल स्कूल था, अब हाई स्कूल। बस्तर में नक्सलियों से बातचीत को लेकर सुगबुगाहट तेज होने के बाद उनकी तरफ से मुख्यमंत्री के नाम बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने को एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में भी नक्सलियों की तरफ से वही मांगें थीं जिन पर कभी भी सहमति बन ही नहीं सकती। जमीन पर यह दिखाई दे रहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अब उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। अब भी लोग माओवादियों के इशारे पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन पहले की तरह एक बड़ा कैडर तैयार हो ऐसा दिखता नहीं। बस्तर दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर स्पष्ट कहा कि नक्सली अगर संविधान पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में भरोसा जताते हैं, तो कहीं भी कभी भी उनसे बात। इस बयान पर बीजेपी ने कहा कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों के सामने घुटने टेक दिए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा सरकार की बस्तर से दूरी बढ़ चुकी। तो भारत मैं किस आधार पर बात करूंगा? एक ही लाइन है, यदि आप भारत के संविधान पर विश्वास नहीं कर सकते, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। पहला डिक्लेरेशन वही होना चाहिए। भारत के संविधान पे बात विश्वास करें, मैं सुकमा आ जाऊंगा बात करने के लिए, जहां बोले वहां चल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार महसूस किया है कि 4 साल करीब निकल जाने के बाद कोंटा में जाके बोलते हैं कि मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार आके कुछ मांग लो, मैं देने आया हूँ। ये मुख्यमंत्री की स्वीकृति है कि बस्तर से कितने दूर चले गए हैं कि 4 साल होते होते कोंटा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पहली बार गए हैं। अभी तक ये सरकार नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए क्या मूवमेंट तय किए हैं, इनका कार्य योजना क्या है, और इसका जो परिणाम आप देख रहे हैं कि नक्सली लगातार दस्तक दे रहे हैं, घटनाएं को घटित कर रहे हैं। कांग्रेस की कोई कार्य योजना नहीं है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये घुटना टेक चुके हैं। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसका नामांकन 31 मई तक है। छत्तीसगढ़ की एक सीट के ऊपर प्रियंका गांधी का नाम चर्चा में है, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ से प्रियंका गांधी का नाम राज्यसभा के लिए जाता है तो उनको खुशी होगी। रविंद्र चौबे के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर फिर निशाना साधा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी तीनों के जयकारे लगाने में लगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ियों के हितों की बात करती है, लेकिन उन्हें काम नहीं देती। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को राज्यसभा से भेजे जाने पर सांसद निधि की राशि का फायदा छत्तीसगढ़ियों को नहीं मिलता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हाईकमान के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए जो बेहतर होगा वो नाम आएंगे सामने। आदरणीय प्रियंका जी आएंगी तो हम सबको बहुत खुशी होगी। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब है राहुल गांधी, कांग्रेस का मतलब है प्रियंका गांधी और कांग्रेस का मतलब है सोनिया गांधी।
इनके जयकार लगाने के सिवाय इनके पास और क्या काम है। राज्यसभा जब सीट की बात आई तो बोले कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, आपका मामला है आप रखें। लेकिन छत्तीसगढ़ियों का कितना हित है ये आज नहीं, कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। इनको छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए सांसद के व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं मिलते, बाहर से नामांकित किया जाता है। जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक होनी है। शुक्रवार से मीटिंग शुरू हो रही है। इस बैठक के लिए छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय आज जयपुर के लिए रवाना हो गए। बैठक के बारे में जानकारी में डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को आम जन के बीच ले जाने पर चर्चा होगी। जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां की परिस्थितियों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संगठनात्मक गतिविधियों को विस्तार से बताएंगे। मूल विषय शुरुआत होगी बैठक में, जिसमें हमको कार्यकर्ताओं को एक एक बिंदु को लेकर गांव-गांव में जाना है और इन 8 साल की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी देना है। छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक गतिविधियां क्या है और अभी जो हाल में प्रदर्शन हुए और आने वाले समय में जो कार्य योजना बना के हम काम कर रहे हैं, उस प्रदेश के कार्य योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, चर्चा होगी। कांग्रेस ने 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर का असर अब देखने को मिलने लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक व्यक्ति एक पद और एक फैमिली एक टिकट के बारे में बातचीत की है। इसका पत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस को मिल चुका है। इस आदेश से प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं की नींद उड़ गई। ये वो नेता हैं जो अपने बेटे, पत्नी या परिवार के अन्य लोगों को टिकट और पद की जुगाड़ में। साथ ही कांग्रेस अब युवाओं को संगठन में खाली पदों पर बिठाएगा। कांग्रेस के संगठन में 50% पदों पर 50 साल से कम उम्र के लोगों की नियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस हाईकमान के इस आदेश पर अरविंद चौबे कहते हैं, कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो भी निर्णय लिए गए उनका प्रदेश में पालन होगा। निश्चित रूप से शुरू हो गया है। 50% नौजवानों को अवसर दिया जाए, ये मूल रूप से संगठन का जो प्रस्ताव पारित हुआ है और उसमें आने वाले समय में काम शुरू हो जाएगा। 90 दिन से 180 दिन के भीतर हम लोग सारे रिक्त पदों, हमारे संगठन चुनाव की प्रतिक्रिया चल भी रही है, प्रक्रिया चल रही है और वो उसके माध्यम से भी सारी चीज़ें जो है हम लोगों को अगस्त तक करनी है, तो वो समय सीमा लगभग वही है। 90 दिन से 180 दिन के भीतर सारे रिक्त पदों पर भर्ती कर ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में 6 साल बाद यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग प्रक्रिया 5 मई से शुरू होगी, जो कि 5 जून तक चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनाने में जुट गए हैं ताकि उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अब तक प्रदेश में युवा कांग्रेस के 2.5 लाख से अधिक सदस्य बन चुके हैं। तकरीबन 1.5 लाख सदस्यों ने वोट डाला है। 1 प्रदेश अध्यक्ष, 8 उपाध्यक्ष, 45 महासचिव, 41 जिला और शहर अध्यक्ष, 90 विधानसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव है। इसके लिए पूरे प्रदेश में काफी जोड़ तोड़ जारी है। जिला विधानसभा और प्रदेश के सारे प्रत्याशियों को देखें तो लगभग 1000 लोग इस चुनाव में मैदान पे हैं और ये दिखाता है कि यूथ कांग्रेस से जुड़ने की जो चाहत है वो युवाओं में कितनी मजबूत है और इसी को लेते हुए ये चुनाव किया जाएगा और 12 मई से 12 जून तक 1 माह तक ये मेंबरशिप चलेगी। चलिए, बात राजनीति से जुड़ी है। राजनीतिक गलियारे में अक्सर उठती है, लेकिन इसका कोई हल दिखता नहीं, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही इसमें शामिल हैं। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना नई बात नहीं, लेकिन जब माननीय मर्यादा ही भूल बैठे हैं, ऐसे बयान दें जो अशोभनीय है, तो आप क्या कहेंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नेताओं की जुबान खूब फिसली है। कोई किसी को नामर्द कह रहा है तो कोई किसी को सरेआम गालियां दे रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। या चना मिलता है कि नहीं? कितना % आबादी यहाँ चना वितरण करा तुम, नहीं तो इसको सस्पेंड करूंगा। ये है चंद्रदेव राय, जो बिलाईगढ़ से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान इन्हें इतना गुस्सा आया कि इन्होंने ग्राम पंचायत सचिव को सरेआम गाली दे दी। यहाँ चना वितरण करा तुम, नहीं तो इसको सस्पेंड करूंगा। अब सवाल ये, आखिर माननीय को ये हक किसने दिया? सियासत में ऐसी भाषा कहां तक जायज है? वैसे इस लिस्ट में केवल कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता शामिल हैं।
सुनिए आप जरा। कांग्रेस के लोग निकम्मे हैं, कांग्रेस के लोग नामर्द हैं। बिजमोहन अग्रवाल की गिनती प्रदेश के सबसे तेज तर्रार और वरिष्ठ नेताओं में होती है, लेकिन 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री ने बीते दिनों जेल भरो आंदोलन के दौरान कांग्रेस को नामर्द कह दिया। बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर जमकर भड़की। वैसे पहला मौका भी नहीं जब माननीयों ने इस तरह अमर्यादित बयान दिए हो। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का अधिकारी को फोन पर गाली गलौज करने का वायरल ऑडियो हो, या फिर मंत्री कवासी लखमा की बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी, दोनों मौकों पर काफी बवाल मचा। अब जब विधानसभा चुनाव में 1.5 साल बचा है तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता चुनावी तैयारियों को धार देने फील्ड में सक्रिय हैं, लेकिन कई नेताओं की जुबान पर काबू नहीं है, खुद पर संयम नहीं रख पा रहे। हालांकि नेताओं के अमर्यादित बयान पर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। बयानों में शब्दों की गरिमा हम सबको बना के रखना चाहिए। आदरणीय भाई बृजमोहन जी बहुत विद्वान साथी हैं, लेकिन अब हमें लगने लगा है कि उम्र का असर उनको होने जा रहा है। राजनीति में काम करते हैं तो भाषा शिष्ट होनी चाहिए और शिष्टता के साथ में हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम आते हैं तो निश्चित रूप से उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जगह अलग अलग, नेता अलग अलग, पर वाक्य एक जैसे। हर बार फिसलती जुबान, गाली गलौज, अमर्यादित टिप्पणी, गैर वाजिब शब्द। वैसे छत्तीसगढ़ की सियासत में इस तरह के बयान देने वाले नेताओं को जनता अक्सर जवाब देती है वक्त आने पर। ऐसे में 2023 के चुनाव में इन नेताओं को लेकर जनता का मूड क्या रहेगा, ये अहम सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। यार चना मिलता है कि नहीं? चलिए, 2 बड़े सुलझे हुए नेता हमारे साथ में साफ साफ बात करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से, केदार गुप्ता जी बीजेपी से। सुरेंद्र शर्मा जी, मानते तो आप भी हैं कि मर्यादा रहनी चाहिए, माननीयों को तो कम से कम रखनी चाहिए, हो क्यों नहीं पाता? दरअसल में क्या है कि अभी जो समय चल रहा है और जिस तरह की प्रणाली में चर्चा में आने की बात आती है, इसमें एक बात मैं बताऊंगा पाठक जी, आपको खराब लगेगा। मीडिया की बड़ी भूमिका है इसमें। जो नकारात्मक बातें हैं या जो इस तरह की बातें करने से मीडिया उसको फट से उठाता है और जिस ढंग से उसको प्रचारित होता है सोशल मीडिया से लेके तमाम मीडिया में, तो लोगों को लगता है कि ये तरीका बड़ा अच्छा है। दूसरी बात क्या होती है कि कुछ हद तक जनता को प्रभावित करने के लिए भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रमाणित करने के लिए कि भाई हमारा नेता बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है और दबंग व्यक्ति है। ये 2 चीजें जो हैं ये लगातार राजनीति को भी नीचे गिरा रही हैं, राजनीतिज्ञों की भाषा शैली को भी नीचे गिरा रही हैं, और ये किसी हालत में मैं इसको तो अच्छा नहीं मानता। मेरा कहना ये है कि आप किसी भी अधिकारी के प्रति नाराजगी हो या किसी राजनीतिक दल के प्रति नाराजगी हो या किसी विषय में आपका मत मतांतर हो, तो अगर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों के सही इस्तेमाल नहीं करने का एकमात्र मतलब ये है कि आपको ये इतना भी पता नहीं है कि एक सभ्य व्यक्ति कैसे बोल सकता है। केदार जी, कैसे कोई नेतृत्व करता इनको मानेगा जिनकी अपनी जुबान पर ही कंट्रोल ना हो? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से हम सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और शब्दों का इस्तेमाल सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बड़े नेता हैं जो कार्यकर्ताओं का और नेताओं के प्रेरणा स्रोत होते हैं और उनके दिल को भी धक्का लगता है। परंतु कांग्रेस पार्टी में लगातार सोनिया जी ने जब से ये बात शुरू की, जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब उन्होंने हत्यारा कह दिया था जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो गरिमा को गिराने का काम निश्चित रूप से बड़े नेताओं से शुरू हुआ है और मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि भाषा शैली बहुत ही सही सधी हुई होना चाहिए। शब्दों की कोई कमी नहीं है, कटाक्ष करने के लिए भी शब्दों की कोई कमी नहीं है। यही आश्चर्य है कि न तर्क कम है, न शब्द कम है, न अनुभव कम है। इसके बावजूद जैसा शर्मा जी कह रहे हैं, लोकप्रियता कहें, मीडिया का कैच करना कहें या अपने लोगों के बीच में धाक जमाना, तरीके और भी हैं। विचार जरूर माननीय को करना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। लोरमी ब्लॉक के गांव कपूरतला
कधुरताल में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 5 दिन से पावर कट की स्थिति है और इसके कारण ग्रामीण बेहद परेशान हैं। बिजली न होने से पानी की समस्या भी है। ग्रामीणों को पानी लाने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ रहा है। कुधुरताल गांव में शुक्रवार को तेज आंधी तूफान चला और बिजली के 12 खंभे इसमें गिर गए और इसके कारण पूरे गांव में ब्लैकआउट है। शिकायत के बाद कुछ हिस्सों में बिजली सेवा बहाल की गई, लेकिन अधिकतर इलाकों में बिजली गुल है। लोरमी एसडीएम कहते हैं कि जल्दी अधिकारियों से चर्चा कर बिजली बहाल कर दी जाएगी। बात रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के कामयाबी की। स्कूल ने इस साल भी अपने हिमालयन ट्रैकिंग अभियान को सफलता के साथ अंजाम दिया। स्कूल के बच्चों ने इस बार 15,000 फीट की ऊंचाई तक ट्रैकिंग की, वहां तिरंगा लहराया। इस ऊंचाई तक पहुंचकर स्कूल ने अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया, अब तक की सर्वाधिक ऊंचाई को छुआ है। इस खास आयोजन का प्रतिनिधित्व यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया। हिमालयन ट्रैकिंग के लिए 13 मई को NH गोयल वर्ल्ड स्कूल से 67 बच्चों का एक दल रवाना हुआ। ये बच्चे ट्रैकिंग करते हुए पहले लगभग 5,000 फीट की ऊंचाई पर मनाली बेस कैंप पहुंचे। इस दौरान अलग अलग परिस्थितियों में पहाड़ पर रहने के तौर तरीके, वहां की संस्कृति, परंपरा, रहन सहन के बारे में बताया गया। कोविड के दौरान लगभग ऐसी सभी गतिविधियां थम गई थी। ट्रैकिंग में MN सिंह, पोषण कुमार साहू, साकेत दुबे, सदफ शेख, शिवानी चौरसिया टीम को लीड कर रहे थे। पर अब NH गोयल वर्ल्ड स्कूल ने एक बार फिर से अपने तय कैलेंडर के मुताबिक इस तरह की तमाम गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।